हाय सत श्री अकाल दोस्तों, किवें तुसीं सारे। आई होप तुसीं सारे वधिया होगे एंड तुहाडे पेपर किद्दां पै रहे सारे प्री बोर्ड्स दे। कमेंट करके सारे जरूर दसो वीडियो शुरू करन तो पहलां। सो स्टार्ट करते हैं हुण वीडियोज़ नूं। इस वीडियो विच तुहानूं मैं फुल्ली सॉल्वड सैंपल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करनगे साडे मैडम, ठीक है। साडे मैडम पूरी तरह चंगी तरह एक्सप्लेन करनगे तुहानूं एक एक क्वेश्चन एंड डिटेल विच। सो वीडियो नूं पूरी तरह देखना एंड शेयर अपने दोस्तां नाल जरूर कर देना है, ठीक है। पूरा वीडियो देखो, फुल वीडियो एंड तुहानूं चंगी तरह सारा समझ आ जाना है एंड पेपर बहुत वधिया करके आयो। हर एक क्वेश्चन नूं चंगी तरह एक्सप्लेन किया गया है, किन्ने किन्ने नंबर्स दे हैगे आ, किद्दां तुसीं लिखना है, ठीक है। सो देखते हैं सारे क्वेश्चन नूं लास्ट तक, ठीक है। सो वीडियो नूं स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, सारे वीडियोज़ नूं एंड चंगी तरह देखो। तो बेटा ਇਹਦਾ पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ਇਹਦਾ आंसर है, सब तो पहला क्वेश्चन दिता गया है कैंपस रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, प्रमोशन, डायरैक्ट रिक्रूटमेंट। तो बेटा तुहानूं पता है कि अपने जिहड़े भर्ती के जिहड़े स्रोत है वो दो तरह के है, एक तो अंदरली भर्ती और दूजी बाहरी भर्ती। तो सानूं पता है जिहड़ा ऑफिस विचों जिहड़ा डिपार्टमेंट विचों व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, भावें प्रमोशन द्वारा भावें वो ट्रांसफर द्वारा है, वो सारे इंटरनल जिहड़ी अंदरी स्रोत जिहड़े विच आउंदे हैं। और बाहरी स्रोत विच किहड़ा इस क्वेश्चन विच पूछा कि किहड़ा बाहरी स्रोत नहीं है, यानी कि अंदरली स्रोत है। इंटरैक्ट किया गया नहीं है, मतलब बाहरी स्रोत नहीं है, मतलब की है कि बाहरी स्रोत नहीं है तो की है अंदरली स्रोत किहड़ा है। तो प्रमोशन जिहड़ी है, प्रमोशन और दूजा ट्रांसफर जिहड़ी हुंदी है वो बेटा भर्ती के अंदरली स्रोत हुंदे। कोई क्लर्क लगा हुआ है, वड्डा क्लर्क बनाता, ठीक है, कोई वड्डा क्लर्क लगा हुआ है उन्होंने अगे होर पोस्ट दे दी तो अंदरली भर्ती। व्हाट इज ब्रेक ईवन पॉइंट। तो बेटा ब्रेक ईवन पॉइंट वो पॉइंट हुंदा है, एक ग्राफ बनता है प्रॉपर, ताली बुक्स में दिता होना ग्राफ दिता है। वो पॉइंट होता है जिथे कि जो उत्पादन है और कॉस्ट, जिथे कि सानू पता लगता है कि उत्पादन का लैवल की है, ठीक है, जिन्हें प्रोडक्शन का लैवल भी कहते हैं, ठीक है। वो की शो होंदा, उस ग्राफ में की शो होंदा है कि जी कॉस्ट है वो टोटल रैवन्यू के बराबर है, यानी कि टोटल कॉस्ट जी है वो टोटल रैवन्यू के बराबर हो जाती है। यानी अगर असीं मोटा मोटा करिए कहिए तो बेटा कॉस्ट और रैवन्यू का एक चार्ट बनता है जिहदे विच समय समय पर जो कॉस्ट है और रैवन्यू में उतार चढ़ाव रहता है, कभी कॉस्ट बढ़ जाती है, कभी रैवन्यू बढ़ जाता है, ठीक है। मगर ब्रेक ईवन पॉइंट वो पॉइंट होंदा है जिथे दोनों की हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, यानी कॉस्ट जी है रैवन्यू के बराबर हो जाती है। जे आप पंजाबी में कहिए तो जी लागत है वो रैवन्यू के बराबर हो जाती है, यानी इनकम के बराबर हो जाती है। तो ब्रेक ईवन पॉइंट वो पॉइंट है। तीसरा सी, ए सुपरवाइजर इज आल्सो ए लीडर ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। तो बेटा मोटा मोटा समझिए सुपरवाइजर कौन होंदा है। जिद्दां तुहाडे जिन्ने भी टीचर्स है वो तुहाडे सुपरवाइजर्स है, वो तुहानूं देखदे हो तुसीं की करदे हो, किन्ना काम करदे हो, तुहानूं जज करदे हो। तो जे तुसीं चंगा काम करदे तुहानूं शाबाशी मिलती है, जे तुसीं मंदा काम करदे हो, नहीं उन्होंने एक्सपैक्टेशन अकॉर्डिंग काम नहीं करते हो, तो तुहानूं कई बार पनिशमेंट भी मिलती है, और डांट के रूप में हो सकती है या किसी भी रूप में हो सकती है। तो बेटा सुपरवाइजर कौन होंदा है, जिहड़ा कि इंप्लॉयज़ नूं देखदा है। बड़ा बॉस की है सुपरवाइजर, ठीक है। ਉਹਦੇ अधीन जिन्ने काम करते हैं कर्मचारी उन्होंने आप की कहेंगे सबऑर्डिनेट्स। तुसीं सारे स्टूडेंट हो मगर असी इंप्लॉयज़ की है, प्रिंसीपल मैम दे की है सबऑर्डिनेट्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिहड़ा बॉस हुंदा है वो जिहड़ा लीडर हुंदा है सबऑर्डिनेट दा अपने इंप्लॉयज़ दा। आंसर ਇਹਦਾ है बिल्कुल सही, प्रिंसीपल मैम साडे लीडर है कि नहीं है। तो आंसर की है ट्रू। डी, कोऑर्डिनेशन इज नीडिड, पहला एट टॉप लेवल, दूजा एट मिडल लेवल, तीसरा एट लोअर लेवल, चौथा एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा आंसर है तालमेल की जरूरत हर जगह होंगी है, भावें वो उच्च लैवल होवे, मध्यम लैवल होवे या लोअर लैवल होवे, हर जगह ते तालमेल की जरूरत होंगी है। हुण दूजा प्रश्न 2 नंबर वाला, वट आर सिलैक्शन टेस्ट। सिलैक्शन टेस्ट की होंगे है बेटा, जिदा मैं तुहानूं दसां, मैं तुहाडा पंजाब बोर्ड का नहीं पता क्योंकि मैं बाहरों पढ़ी हुई हाँ। जो मैं BCom की तद भी मेरा इंट्रेंस होया सी, 400 नंबर का इंट्रेंस होया सी। जो मैं MCom की है तद भी, ठीक है। जो मैं BEd की है
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 400 ਜਾਂ 800 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੰਟਰੈਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਜੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਨਰਲ ਮੈਥ ਔਰ 400 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ BCom ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਦ ਮੈਨੂੰ B.Ed ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਬਣੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ ਇਸ ਜੌਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟੈਸਟ। ਬੇਟਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋਬ ਫੜੋ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਜੋਬ ਫੜੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋਬ ਫੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਰ ਮੈਥ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਵਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਮ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਰੈਸਅਪ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਲਾਈਟਨੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਨੇਚਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚੌਥਾ ਇੰਟਰਸਟ ਟੈਸਟ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਵਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਵਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ MBA ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਕੁਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਔਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਚਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕੈਚਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ। ਬੇਟਾ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈ ਕੁਕਿੰਗ ਦੀ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਇਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਸਟ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਜਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਲੈਸਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਐਜ਼ ਏ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਐਜ਼ ਏ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਡਿਲੈਕਸਟ੍ਰਿਟੀ ਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਹਾਂ, 2 ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ B.Ed ਦੇ ਅਲੱਗ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ B.Ed ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ।
ठीक है। तो हर एक फील्ड के टैसट जोड़े है वो थोड़े बहुते जोड़े है थोड़े डिफरेंट होंगे, ठीक है। हुण तीसरा है एक्सप्लेन द टर्म स्पैन ऑफ कंट्रोल। बेटा अपना एक कंट्रोलिंग लैसन का एक जोड़ा है वो प्रिंसीपल है स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये की कहता है कि जिदा मैं हूँ बेटा आप अकाउंट की गल करते हैं, मैं तेरी अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी मैडम है, ठीक है, टीचर है। तो मैं अपने बच्चों की करती जज करती है कि मेरे क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, उन्होंने तो मेरा की होंगे डायरैक्ट कंट्रोल होंगे। जे क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं तो मैं डायरैक्टली कंट्रोल कर दी कौन की कर रहा है, कि कोई अनवांटेड एक्टिविटी तो नहीं कर रहा, कोई पिछे गलत नहीं कर रहा, सारे कॉन्सनट्रेटली जो है वो पढ़ाई पर हाजिर है कि नहीं है, कौन बुक लिया है कौन नहीं लिया है, कौन काम कर रहा है कौन होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ऑल द चाइल्ड्स आर डायरैक्टली कंट्रोल्ड बाय मी, मेरा डायरैक्टली उन्होंने कंट्रोल है। तो जे आप ऑफिस की गल करिए तो एक लीडर की अपने इंप्लॉइज से जी डायरैक्ट कंट्रोल होंगी है उन्होंने कहते स्पैन ऑफ कंट्रोल। इस प्रिंसीपल अनुसार ये प्रिंसीपल की कहता है कि जेड़ा मालिक है वह बाकी इंप्लॉइज से बाकी सुपीरियर से की होना चाहिए डायरैक्ट कंट्रोल होना चाहिए। हुण अपने ऑनलाइन टीचिंग में की होया बेटा कंट्रोल तो है मगर की हो गया कंट्रोल इनडायरैक्ट हो गया। तुसीं फर्क समझ रहे हो? जो अपनी क्लासरूम टीचिंग होंगी है तो उत्थे की हुंदा है टीचर का डायरैक्ट कंट्रोल होंदा बच्चों पर, और जो ऑनलाइन टीचिंग हो गई तो कंट्रोल किदा हो गया, पढ़ तो रहे तुसीं किदा हो गया इनडायरैक्ट। तो गल समझ रहे हो? तो स्पैन ऑफ कंट्रोल की कहता है कि जिन्नियां भी एक मैनेजर द्वारा एक्टिविटीज इंप्लॉइज की चैक की जाएगी और डायरैक्टली चैक की जाएगी, और डायरैक्टली जिथे कमी पेशी है और डायरैक्टली उन्होंने जोड़ा है वो कंट्रोल किया जाएगा, और जो भी कमी पेशियां हैं जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ है अनवांटेड एक्टिविटीज़ है जी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है उन्होंने रेक्टिफाई किया जाएगा। समझ आ रहा है? तो तुम फिगर में देख रहे होगे एक बॉस है वो थले कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं 4, और 4 ते की है एक बंदे की डायरैक्ट निगाह हैगी। फिगर में देख रहे होंगे तुम सैंपल पेपर खोल के देखो, ठीक है। चौथा एक्सप्लेन द अपवर्ड कम्युनिकेशन विद एग्जाम्पल। बेटा मैं हुण ये सिंपल भाषा में समझाती हूँ, ठीक है। 11th और 12th के बच्चे जो कम्युनिकेशन जो भी प्रॉब्लम सजेशंस, ठीक है, या जो भी वार्तालाप करते हैं, ठीक है, किसी मुद्दे ते किसी काम के मुद्दे ते वो अपने टीचर ना करते कि मैडम सानू आ प्रॉब्लम है, आ सारी सजेशन है, इदा स्कूल जो ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। वो टीचर वो सजेशंस या वो प्रॉब्लम अगे अपनी प्रिंसीपल मैम को लेके जाता है, और वो प्रिंसीपल मैम अपने लैवल तो सॉल्व करने की कोशिश करती। जे प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लीकेटेड है ही रिपोर्ट टू डी ऑफिस। तो स्टूडेंट द्वारा जी गल मैडम ने कही गई, मैडम द्वारा जी प्रिंसीपल ने कही गई, प्रिंसीपल द्वारा जी डी ऑफिस या अपने हायर अथॉरिटी ने कही गई, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। हुण आप बुक किस लैंग्वेज के अनुसार जी वार्तालाप थल्लियों उत्ते जाए बारी बारी उन्होंने की कहांगे आप अपवर्ड कम्युनिकेशन। और जी कम्युनिकेशन जो भी लैटर डी ऑफिस द्वारा मैडम द्वारा सानू साडे द्वारा बच्चों को पहुँचाई जाए दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। समझ गए? फिगर तो तुहानू समझ आ रहा ना। सबॉर्डिनेट द्वारा इंप्लॉय द्वारा जो अपने मालिक को वार्तालाप दी जाती है, ठीक, किसी भी मुद्दे के संबंध में वो की हो गई अपवर्ड। ये रिपोर्ट की हो सकती है परफॉर्मेंस रिपोर्ट, असी काम करके दिखाया है, काम की रिपोर्ट हो सकती है, या किसी प्रॉब्लम बारे बता सकते हैं कि फलाने इंप्लॉय ने फलानी प्रॉब्लम हैगी है। तीसरा की हो गया सजेशन सुझाव कि ये अधारा इस रूप में होर बेहतर चल सकता है, या प्रपोजल्स नवे सुझाव। समझ आ गया? 4 ये हो गए कि की वार्तालाप जी है एक इंप्लॉय द्वारा अपने बॉस को की जा सकती है। पंजवा कोऑर्डिनेशन इज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा ये प्रश्न आप पहले भी किया था पिछले सैंपल पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं दोबारा इसमें रिपीट नहीं कर रही, हाँ किसी ने डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। हुण 6वां प्रश्न व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की की लोड़ पैंदी है? बेटा कोई भी जमांदरों सिक्ख्या होया नहीं हुंदा, इस संसार में ही आके वो जी है तरह तरह की तालीम जी है सीखता है, भावें वो भाषा की तालीम है या किसी सबजैक्ट की तालीम है या किसी क्षेत्र में ट्रेनिंग की उन्हें जरूरत पैंदी। जिदा कंप्यूटर की ट्रेनिंग है, तुम जमांदरों सीख के नहीं आए, इस संसार में सीखते हो।
ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਮਾਰਟਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ। ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਬਾਊਟ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਾਰਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪ ਇਨ ਅਡੈਪਟਿੰਗ ਟੂ ਦ ਚੇਂਜਿਸ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੀ ਔਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਲ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ? ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਪਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ? ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ? ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵੱਧਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਵਧੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹਾਈ ਮੋਰਲ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਲ, ਮਨੋਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉੱਚੇ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਰ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈ ਮੋਰਲ। ਚੌਥਾ ਲੈਸ ਵੇਸਟੇਜ। ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਮਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਔਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਰੀਰਕ क्षमता ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਮਨੋਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥਾ, ਬਰਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਲੈਸ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਸ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ ਫਿਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਸ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਬਾਰ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਡਾਂਟ ਡਪਕ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਨਥਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਏ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਨੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਮਝ ਆਇਆ?
छेवां, रिडक्शन इन एक्सीडेंट। बेटा कई बार तुम पिक्चरां में भी देखा होना, कोई वर्कर मशीन ते काम कर रहा है, भारी भरकम मशीन ते काम कर रहा है, अचानक ਉਹਦਾ हत्थ कट गया, पैर कट गया, ਜਾਂ ਉਹਦੇ शरीर ਨੂੰ किसी तरीके ਨਾਲ नुकसान हो गया, ठीक है। मगर हाँ, अगर वो वर्कर वैल ट्रेंड हैगा और वो मशीन भी बिल्कुल सही अवस्था ਵਿੱਚ काम ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ठीक है, तो एक्सीडेंट की होणगे ना ਦੇ बराबर होणगे, यानी मशीनां ਦੇ ਜਿਹੜੇ एक्सीडेंट होणगे ਉਹ ना ਦੇ बराबर होणगे, ठीक है। 7th, ਲੈਸ ਲੇਬਰ ਟਰਨਓਵਰ ਐਂਡ ਐਬਸੈਂਟਿਜ਼ਮ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਲ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਟਰਨਓਵਰ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਢੋਂਦੇ ਆ, ਇੱਟਾਂ ਢੋਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਹੈ, DC ਬਣੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਇਰਸ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਈਟਮਸ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਝ ਵਿਚਾਰੇ? गर्मी लग रही है। आगे ब्रीफली एक्सप्लेन द 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार पिछली बार भी जोर दिता सी कि 4 एलीमेंट निर्देशन के जो 4 तत्व है वो केड़े-केड़े है? पहला सुपरविजन, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा लीडरशिप, चौथा कम्युनिकेशन। जे पंजाबी विच गल करिए तो सुपरविजन नूं कहांगे आपां सुपर प्लस विजन, ठीक है, यानी कि हर एक इंप्लॉय नूं सुपीरियर द्वारा एक विशेष दृष्टि ना, एक विशेष निगाह ना देखना। सैकेंड मोटिवेशन, जिहड़ी कि पॉजिटिव भी हो सकती है तो नैगेटिव भी हो सकती है। तीसरा लीडरशिप, हर एक सुपीरियर जो भी बॉस है वो की हुंदा? संस्था का लीडर हुंदा है। चौथा कम्युनिकेशन, जो कि 4 तरह की, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, ठीक है। तो इनू विस्तारपूर्वक पढ़ लियो। डायरेक्टिंग के लैसन में मैं तुहानू ये विस्तारपूर्वक पढ़वाया सी, ठीक है। अगे एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। तालमेल के 4 सिद्धांतां की व्याख्या करो। पहला सिद्धांत, पहला बेटा मैं अंडरलाइन किया होया है, किहदे द्वारा बनाया गया सी? तो मैरी पार्कर फोर्टलैट जिहड़ा है ਉਹਦੇ द्वारा जिहड़ा है ये जिहड़ा है निर्यात किया गया सी, इसकी खोज की गई सी इस प्रिंसीपल की। सब तो पहला मैरी पार्कर फोर्टलैट, इन्हें याद कर लेना, 1 नंबर के प्रश्न में आ सकता है। सैकेंड जिहड़े 4 सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है प्रिंसीपल ऑफ अर्ली स्टार्ट। सब तो पहला हर एक काम किसी ना किसी ने शुरू करना पैंदा है। जिदा आज़ादी की लड़ाई वास्ते सब तो पहला किहने आवाज़ उठाई? कुछ अपने लीडर होए जिन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने पहला से गांधी जी, जिन्होंने कहा अंग्रेजों को दूर भगाओ। वो उठे तो उन्होंने नाल जिहड़ी है हौली 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 लखां की तादाद विच, करोड़ां की तादाद विच जनता पिछे लग गई। वो आउंदे सी नरम दल विच। एक सी गरम दल जिहड़ा कि किहदे बनाया? सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने पहल की, ठीक है। उन्होंने खून की सी, गरम सी, और उन्होंने कहा नहीं बंदूकों की नोक ते इन्होंने भजावांगे। यानी हर एक काम नूं किसी न किसी नूं की करना पैंदा? पहला शुरू करना पैंदा। आधुनिक युग विच भी नवीं नवीं खोजां हुंदियां, ते नवीं नवीं खोजां किद्दां हुंदियां? पहला की करदा है? कोई ना कोई इहदे बाद की करदा है? पहल करदा है कि हाँ जी स्मार्टफोन की खोज होनी चाहिए, हाँ जी आ नवीं चीज़ की खोज होनी चाहिए, हाँ जी आ फलानी चीज़ मार्केट में
होनी चाहिए। समझा? तो की आ गया प्रिंसीपल ऑफ अर्ली स्टार्ट। ठीक है। दूजा प्रिंसीपल ऑफ डायरैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, जदों भी कोई मालिक अपने इंप्लॉयज़ दे नाल डायरैक्ट कॉन्ट्रैक्ट विच रहिंदा है, सदा बातचीत करता रहता है, भावें सुजैशन बारे, भावें प्रॉब्लम्स बारे है, भावें काम बारे है, भावें काम की फीडबैक बारे या काम देने के बारे है, जो भी रैगुलर टच विच रहेगा वर्कर्स की, ठीक है, तो की दूर होएगी? मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होएगी, कन्फ्यूजन दूर होएगी, लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं होएगा, और जो डिपार्टमेंट है वो की चलेगा? स्मूथली चलेगा। ठीक। और ये की बधेगा? जो भी कोई बॉस रैगुलर पूछता है अपने इंप्लॉयज़ नूं, तो उन्हों का विश्वास उस ते की बनता है? ज़्यादा बनता है। ठीक है। और जी रिलेशनशिप होंगी वो की होंगी है? गाड़ी दिन प्रतिदिन की होंगी है? मजबूत होंगी है, गाड़ी होंगी। समझ? तीसरा प्रिंसीपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन। ये प्रिंसीपल क्या कहता है कि जिन्ने भी डिपार्टमेंट्स है किसी भी संस्था विच, जिदा अपने स्कूल की गल करिए तो 4 डिपार्टमेंट है अपने इतने, साइंस, कॉमर्स, वोकेशन एंड आर्ट। ठीक है। हुण जे आप बिजनेस की गल करिए तो ये की होंदा है? एक रॉ मटीरियल खरीदने वाला डिपार्टमेंट होंदा है, दूजा प्रोडक्शन करने वाला डिपार्टमेंट होंदा है, तीसरा एडवरटाइजमेंट करने वाला डिपार्टमेंट होंदा है, चौथा किहड़ा होंदा है? जिहड़े सेल करदा है, और पंजवां किहड़ा होंदा है? जिहड़ा मार्केटिंग करदा है। यानी बिजनेस में भी की होंदे है? अलग अलग डिपार्टमेंट होंदे है। तो सारे डिपार्टमेंट में की होना चाहिए? आपसी तालमेल होना चाहिए, आपसी की होनी चाहिए? एक रिलेशनशिप, एक स्मूथ रिलेशनशिप होनी चाहिए, ताकि संस्था का जिहड़ा प्लान्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, सारा काम सुचारू रूप ना चल सके। फोर्थ प्रिंसीपल ऑफ कंटिन्यूटी। बेटा इदा नहीं होना चाहिए कि अज तो मैं बहुत सारा काम करके दिखाता, कल मैं करा ना, परसों माड़ा जा करके दिखा देव, फिर नरसों जो है फिर ज़्यादा कर देव, फिर वो बाद मेरा जोड़ा है कभी कर देव कभी ना करदा, इदा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जोड़ा भी काम करके दिखाना वो की है? लगातार। जे अज 6 घंटे काम किया तो कल भी है कि अज अकाउंट का काम किया, अज बिजनेस का काम किया, कल भी क्या होना चाहिए? कल भी बिजनेस का अकाउंट का काम करके दिखाना चाहिए। मैं तुहाडा और स्कूल का एग्जाम्पल इसलिए लेंदी है कि तुसीं स्कूल ते अपने जीवन बारे बहुत नेड़े हो। समझा? तो इदा नहीं होना चाहिए एक दिन तो शाबाशी ले ली, दूजे दिन डांट खा ली, तीसरे दिन किया नहीं, इदा नहीं होना चाहिए। तो की होना चाहिए? जो काम कर रहे हो लगातार लगातार लगातार। समझा? और ये हर एक लैवल पे हर एक डिपार्टमेंट द्वारा, तभी जोड़ा है सारी संस्था जी मिलके जोड़ा है वो साल बाद जा अपना जोड़ा भी पूर्ण निर्धारित उद्देश्य है वो बारे डिसाइड कर पाती है कि वाकई से पूरे साल सक्सैसफुली काम किया कि नहीं किया। ठीक है। तो यानी जो भी काम होना चाहिए कि होना चाहिए? लगातार। समझे? सेवंथ का A company can raise capital through the primary market in the form of equity shares, preference shares, debentures, all of the above. आंसर है all of the above। बेटा मार्केट दो तरह की, एक प्राइमरी मार्केट, दूसरी सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। प्राइमरी मार्केट विच की होंदा है कि कंपनी डायरैक्टली अपने शेयर्स और डिबेंचर सैल कर दी है। ठीक है। और किस फॉर्म में सैल कर दी है? सैल मतलब बेचना। किस फॉर्म में बेच दी है? तो समता, तरजीही या ऋण पत्र के रूप में जोड़े है वो लोगों तो पैसा इकट्ठा कर दी। तो आंसर आ गया ऑल ऑफ द अबव। दूसरी मार्केट होंगी है सेकेंडरी मार्केट, जी कि शेयर होल्डर की मार्केट कहते हैं, जिन्हों की जिथे कि एजेंट्स जाके, ठीक है, आम लोगों की करते हैं शेयर समतांश, तरजीही अंश या ऋण पत्र बेचते हैं। तो सारा लेन देन जो है कंपनी डायरैक्ट नहीं करती, उत्थे विचोलिए कौन है? दलाल। वो दलाल जोड़ा है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जोड़ा है वो आम जनता को ऋण पत्र या समतांश या तरजीही अंश बेचते। तो मार्केट दो तरह की, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, मुडला ते दूसरा बाजार। ठीक है। B, in case an aggrieved customer is not satisfied with the decision of the state commission, he can make a further appeal in
ਬੇਟਾ ਅਗਰੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੀੜਿਤ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਸਟਮਰ, ਜੇ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ? 8ਵਾਂ, ਵਾਟ ਆਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ? ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਹੈਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਸਮਤਾ ਅੰਸ਼ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹੀ ਅੰਸ਼ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਰਿਟੇਨ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਰਿਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜਨੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ क्षमता ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ क्षमता ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਇੱਥੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਰਿਟੇਨ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਟੇਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਰਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਰਿਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। 9ਵਾਂ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਬੁੱਲ ਐਂਡ ਬੀਅਰ? ਤਾਂ ਬੁੱਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਕੰਮ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਲ ਔਰ ਦੂਜਾ ਦਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀਅਰ। ਬੁੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਇਸੀ ਆਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਲਾਣੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦੇਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਅਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ। ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ। ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਲ 1000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜ਼ੀਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਹਾਂ, ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਈਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ। ਸਮਝਿਆ? ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਡਾਊਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਆਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਆਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਰਨਗੇ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਗਿਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਫੈਲਦਾ ਨਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਔਰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਮਝਿਆ? ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਮ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਅਰ ਕਿਹਦੀ ਆਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਆਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗਿਰਨਗੇ।
शेयर दे मुल्ल घटणगे। समझ आया? और जो फ्यूचर में घटणगे ये खूब सारा की कर लेंगे, खरीद लैणगे। और जो खूब सारा खरीद के अपने को स्टोर करके रख लैणगे और जो वधणगे। समझ आया? 10वां, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है बेटा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, CA माइनस CL। कहने का मतलब सानू रोज़मर्रा की जिंदगी विच जे असी एक साल एक करंट ईयर नू देखिए, ठीक है, पूरे साल नू करंट ईयर कहते हैं, ठीक है। तो जे असी करंट ईयर नू देखिए सानू रोज़मर्रा की जिंदगी विच बिजनेस नू छोटी छोटी जरूरतां पैंदियां, जिद्दां रॉ मटीरियल खरीदना है, सैमी फिनिश खरीदना है, बिल रिसीवेबल खरीदने हैं, ठीक है, कोई सिक्योरिटी खरीदनी है, कैश की पेमेंट लैनी या देनी है, ठीक है, वेजिस पे करनी है, सैलरी पे करनी, रजिस्टर लैना, पैन लैना, पेंसिल लैना, पिनस लैनी है। तुहानूं पता ऑफिस में बहुत सारी जरूरत होंगी, इलैक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, ठीक है। तो ये ऑफिस के रोज़मर्रा के खर्चे होंगे बेटा। इन्हां सारे खर्चों नूं पूरा करने वास्ते जिहड़ी कैपिटल यूज़ की जाती है उन्होंने कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है वो है नैट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असैट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यानी कि जिन्नी साड़ी असैट विच की होंदा बेटा कैश होंदा है, स्टॉक होंदा है, रॉ मटीरियल होंदे हैं। तुहानूं असैट पढ़ाया होया है। असैट की होंदी है संपत्ति, जिहड़ी करंट संपत्ति है जे उहदे विच करंट लायबिलिटी यानी करंट दायित्व जो असीं पेमेंट्स करनी है, भावें वो वेजिस की पेमेंट है, भावें वो इलैक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट है, भावें वो रेंट की पेमेंट है, घटा दी जाए तो साढ़े की बाकी बचता है वर्किंग कैपिटल बचती। समझ आया? जिहड़ी कि कंपनी की होंदी है अपनी पूंजी होंदी है, ठीक है। 11th, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन? उपभोक्ता संरक्षण तो तुसीं की समझते हो? ये लैसन भी तुहानूं डीपली मैं पढ़ाया, सुनिया सी, ठीक है। तो फिर समझादा बेटा समय समय ते उपभोक्ता का बहुत शोषण होया है, ठीक है। जिहड़ियां ब्रांडेड कंपनियां उन्होंने तो अपने आप को वैल एस्टैबलिश कर लिया, उन्होंने ब्रांड विच किते कमी नहीं होंदी। हाँ उन्होंने ब्रांड के प्राइस उच्चे होंदे आ, मगर उन्होंने ब्रांड विच ना दे बराबर जिहड़ी होंदी है वो कोताही होंदी है, ठीक है। मगर हाँ जिहड़ी कंपनियां नवीं आउंदियां या लोकल कंपनियां होंदियां उन्होंने ब्रांड विच बेटा कोई ना कोई प्रॉब्लम होंदी है। जिहदा कोई प्रैस खरीदे, उन्हें पहली बार प्रैस ऑन की, प्रैस विच की आ गया करंट, और उन्होंने पता नहीं सी करंट आना की हो गया, ਉਹਦੇ किसी मैंबर का की हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, भावें थोड़ा शौक लगा या जानलेवा ते हमला हो गया। फ्रिज खरीदिया या टीवी खरीदिया, कंप्यूटर खरीदिया या प्रैशर कुकर खरीदिया। प्रैशर कुकर पहली बार सब्जी बनाई सी, प्रैशर कुकर विच की हो गया विस्फोट हो गया और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ मौत हो गई, जो कोई मैंबर की हो गया ग्रस्त हो गया। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये की बनाया गया एक विशेष कानून बनाया गया कि जिहड़ी कंपनियां दे खिलाफ खिलवाड़ करदियां कंज्यूमर की जान दे नाल ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਸਮਝਿਆ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਰੋਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, 40 ਰੋਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਗਈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਘੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਿਲਾਵਟ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖਵਾ सकते हैं। तो उन्होंने कहते कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये क्यों बनाया गया? ताकि बिजनेस हाउसेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना कर पान। समझा? अनफेयर शब्द यूज हो रहा है, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस ना कर पान, ठीक। तो ये सब तो पहला की होंदा है सप्लाई ऑफ अंडरवेट गुड्स। लिखा होया है कि 1 किलो का डब्बा है, घे का 1 किलो का डब्बा है, वो 800 या 950 ग्राम, ठीक है। आप कर सकते हैं शिकायत लिखा सकते हैं। सैकेंड, ओवर चार्जिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सीगा वो गुड 100 रुपये का या 1000 रुपये का, उन्हें सब तो वध प्राइस ले लिया। थर्ड,
पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सीगा तो 100 या 1000 रुपए का ही, और दिता भी उन्हें 100 या 1000 रुपए ते ही, मगर ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੁੱਡ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। फोर्थ, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो लिखा है कि तुसी आ खाओ, तुसी इन्ने दिनों में मोटे हो जाओगे, तुसी इन्ने दिनों में पतले हो जाओगे, तुसी इन्ने दिनों में आ बीमारी दूर हो जाएगी। बीमारी की दूर होनी सी, तुहाडे 10 बीमारियां होने लग गई है। तुसी पतले की होने से तुहाडी सेहत नूं नुकसान हो गया, तुसी मोटे की होने से हेल्थ की गेन करनी सी, तुहाडी सेहत नूं नुकसान हो गया। तो तुसी चाहो तो उस कंपनी खिलाफ जाके रिपोर्ट, समय Fourth, adulteration of food items such as spices, vegetable oils, ghee extra। मैं हुणे दसिया मिलावटी घी बेचा गया, मिलावटी मसाले बेचे गए। ठीक है। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, देसी घी मिलावटी। हालांकि आजकल तो सब कुछ मिलावटी है, मगर हाँ मिलावट की मात्रा इन्नी सी कि तुहानूं नुकसान हो गया, तुसीं जाके शिकायत कर सकते। ठीक है। वॉट इज सेकेंडरी मार्केट? हुणे दसिया मैं तुहानूं पिछले जो प्राइमरी मार्केट समझाई, सेकेंडरी मार्केट बारे दसिया सी। ठीक है। 13वां, राइट एनी 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर। बेटा कंज्यूमर्स नूं 7-8 राइट है, जिहदे विचों हुण आपां 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। सब तो पहला राइट टू सेफ्टी। जिहड़ा भी समान खरीदो उहदे विच की होनी चाहिदी है? सेफ्टी होनी चाहिदी है। इदां ना होवे तुसीं समान खरीद रहे हो, फ्रिज खरीद रहे हो, टीवी खरीद रहे हो, कंप्यूटर खरीद रहे हो, इलैक्ट्रिसिटी आइटम खरीद रहे हो, उहदे विच शॉक निकले, तुहानूं करंट लग जाए या होर कोई पटाका बोल जाए, तुहाडी अखां खराब हो जाण, तुहाडी सेहत खराब हो जाए। ठीक है। सैकेंड, राइट टू इनफॉर्मेशन। तुहाडे बेटा फ्रिज वाला आउंदा, टीवी वाला आउंदा लोड, तुहाडे तुसीं देखिया होना अक्सर 2 बंदे आउंदे आ, लगते उन्होंने फिट करते हैं, कहते देख लो भैन जी ठीक चलता पाया ना, एक बार चेक कर लो, ताकि तसली करवा के जाते हैं। वो किस लिए? पहला राइट टू सेफ्टी के अंदर। कल तुम ये ना कंप्लेंट करो कि असी लाया सी जी, पटाका बोल गया, असी लाया सी करंट पै गया, इसलिए 2 बंदे आते, भावें तुम फ्रिज ले लो, भावें तुम होर को टीवी ले लो, भावें होर कुछ ले लो। देखा तुम नोट किया? सैकेंड, राइट टू इन्फॉर्मेशन। दस के जाएंगे भैन जी आ चैनल है टीवी के, इदा इदा चलते हैं, इदा इदा रिमोट कंट्रोल काम करेगा, आ चैनल चलते हैं, फलाने नंबर पर आ करता है, टिमकड़े नंबर पर आ खुलता है, दस के जाते हैं। तो दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। तुहानूं उस प्रोडक्ट बारे पूरी जानकारी लैण दा अधिकार है कि चलता किद्दां है, ऑपरेट किद्दां हुंदा है, ਉਹਦਾ प्राइस कितना है, किन्नी ਉਹਦੀ मैन्युफैक्चरिंग डेट है, किन्नी एक्सपायरी डेट है, कुछ तुसीं कुछ भी उस प्रोडक्ट बारे पुछ सकते हो। थर्ड, राइट टू चूज। अंग्रेज़ों समय बेटा ये अधिकार नहीं सी सानू, असी अपनी मनपसंद का कपड़ा नहीं पा सकते सी। तुसीं देखे ठीक है, बहुत सारे अधिकार अंग्रेज़ों ने साढ़े खोले सी। ठीक है। हुण सानू की जो आज़ादी प्राप्त हो गई की सानू मिल गया राइट टू चूज। आज कोई कस्टमर चाहे तो LG का टीवी लवे, वर्लपूल का लवे, जिहड़ा मर्जी लवे, उन्होंने कोई रोकदा नहीं है, ना उत्ते कोई पाबंदी पा सकदा। ओहदा 40 ब्रांड है, ओहदी मर्जी है, जिहड़ा मर्जी ब्रांड लवे। ठीक है। ओहदी मर्जी है लोकल ब्रांड ले ले। ठीक है। फोर्थ, राइट टू सीक रिहर्सल। अगर किते भी कोई कस्टमर किते भी अनसैटिस्फाई अपना पाउंदा चीज़ खरीदण दे 4 साल बाद वारंटी पीरियड के अंदर किते भी, तो ओहदी आवाज़ जरूर सुनी जाएगी, उन्होंने निर्णय प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है। और तो बाद में सैकेंड 13वें का सैकेंड, एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बारे दसिया मैं मोटा मोटा तुहानूं। स्टॉक एक्सचेंज विच की हुंदा है, बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होंगे जिहड़े कि इलैक्ट्रिकली ऑपरेटेड होंगे आ, जिहदे विच कि हर एक कंपनी दे नाम आउंदे आ, ओहदे बाद किन्ना ओहदा पास्ट विच वैल्यू सी, किन्नी फ्यूचर विच है, किन्नी प्रेजेंट विच है उस शेयर दी वैल्यू, सारे बारे जिहड़ा बोर्ड भरिया हुंदा। तुसीं देखिया ना कई जिहड़ियां शॉप्स दे अगे भी इलैक्ट्रिक जिहड़ा हुंदा है ओह टैक्स आउंदा हुंदा। देखिया तुसीं होटलां, बड़े बड़े होटलों के अगे इलैक्ट्रिक टैक्स आउंदा है।
ठीक है। इदां ही इत्थे इलैक्ट्रिक टैक्स जिहड़ा है वो काम करता है, ठीक है। और वो इलैक्ट्रिक टैक्स 24 घंटे चलता है। तुसी किसी भी कंपनी का मुੱਲ प्रैजेंट विच की है, फ्यूचर विच की होएगा और पास्ट विच की रहा, सारे बारे डीपली नॉलेज हुंदी है। तुसी उत्थों पढ़ के अपने अकॉर्डिंग जिहड़ा है कोई भी शेयर दलाल तो खरीद सकते हो और बेच सकते हो। इत्थे कंपनी आके डायरैक्टली व्यापार जिहड़ा है वो कस्टमर दे नाल नहीं कर सकदी, इनडायरैक्टली व्यापार हुंदा। समझा की हुंदा है? इनडायरैक्टली। इनडायरैक्टली क्यों? कंपनी ने वो शेयर डिबेंचर ऑलरेडी मार्केट में बेच दिते हैं। हुण वो मार्केट में जिहड़े बेचे हुए शेयर डिबेंचर्स है और एजेंट्स के थ्रू बाकी नਵੇਂ ਨੂੰ बेचे जा रहे ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हेर फेर यानी कि की है प्लस माइनस कर रहे। समझा? तो की रोल है स्टॉक एक्सचेंज का? फर्स्ट रोल ऑफ इकनॉमिक बैरोमीटर। बेटा अगर किसी भी देश की वित्तीय हालत ਨੂੰ देखना है ना तो स्टॉक एक्सचेंज पढ़ लो। ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੱਥਾਂ ਤੇ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ? ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੇਖਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ? ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਏ? ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾੜੀ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਅੱਜ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਹੈ बेटा ਉਹ ਤਾਂ अच्छा जी रहा है, नहीं तो आम व्यक्ति की है दो रोटियां ਲਈ की है तरस रहे। समझ आया? क्योंकि जॉब्स नहीं है, फैक्ट्रियां ना दे बराबर काम कर रही हैं, प्रोडक्शन ना दे बराबर है। तुझे देखा होना सब कुछ की है क्लोज, एवरीथिंग इज क्लोज। सिर्फ दो ही चीज़ें खुली हैं, एक स्कूल दूजा हॉस्पिटल। समझ आया? दो ही चीज़ें खुली हैं, वन इज स्कूल एंड अनदर इज हॉस्पिटल। एवरीथिंग इज व्हाट? क्लोज्ड। समझ आया? दूसरा सेफ एंड फेयर ट्रांसैक्शन। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ट्रांसैक्शन ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ हेर फेर नहीं ਹੁੰਦਾ, क्योंकि सारे ਦੀ सारी पिक्चर ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? इलैक्ट्रॉनिक बैरोमीटर द्वारा ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सब कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और फिर ਹੁੰਦਾ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ नहीं ਹੁੰਦੀ। थर्ड कैपिटल फॉर्मेशन। किसी भी देश की कैपिटल फॉर्मेशन विच स्टॉक एक्सचेंज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि कंपनी को अगर पूंजी चाहिए है तो वो पूंजी किद्दां जारी करेगी? विद द हेल्प ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। और मैनू अगर अपनी फालतू सेविंग कितने लानी है और मैं चाहती मैं भविख में अमीर हो जावां, ठीक है, बिना मेहनत किए हुए, तो किद्दां हो सकती है? विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ओनली। मगर हाँ मैंने प्रॉपर की होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए है। मगर हाँ आजकल के जमाने में वो नॉलेज भी पैसे जरिए तुम एजेंट तो खरीद सकते हो। समझ आया? फोर्थ प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। बेटा इतने जिदा जिदा सोचो मेरे को अज एप्पल का फोन है, ठीक है, मैं स्कूले बोलती है मैं भी बेटा मेरे को एप्पल का फोन है मैं इन्हें बेचना है, ठीक है, तुम बोली लाओ, ठीक है। कोई कहता मैडम जी मैं वैसे तो बोली लेना अलाउड नहीं है स्कूलों में, मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। कोई कहता मैडम जी तुहाडा 10,000 का फोन है, ठीक है, तुसीं 1 साल यूज़ किया है, चलो मैं इन्हें 8,000 दे दिंदा है। कोई कहता मैडम इन्ना सोहना फोन है कि तुसीं 8,000 ते लगे होए, मैं तुहानूं 8,100 रुपये दिंदा। दूजा कहता 8,200 दिंदा, तीजा कहता 8,300, उस तो वध कोई नहीं बोलता। तो मैं की करूँगी? इन्हूं फोन नूं 8,300 ते बेच दूँगी जे मैनूं नहीं चाहिए। तो सब तो बड़ी बोली कितने लगी? 8,300 ते 8,300 ते एदा प्राइस फिक्स हो जाएगा। अगर इस टाइप के मेरे को 10 फोन है तो मैं 10 फोन कितने बेचूंगी? 8,300 ते। समझ आया? तो जिस शेयर की उस दिन सब तो भारी बोली जिन्हें बोल दी उत्ते की होंगे बाकी शेयर
ਵੇਚ ਜਾਣੇ। ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। तीसरा, डिस्कस एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। बेटा 2 प्रश्न होंगे आ कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नू किहड़े फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बेटा हालांकि ये 4 नहीं, बहुत सारे हैं। और दूजा प्रश्न होंगे पहला वर्किंग, दूसरा फिक्स्ड। वर्किंग कैपिटल नू प्रभावित करने वाले तत्त, दूजा होंगे फिक्स्ड कैपिटल नू प्रभावित करने वाले तत्त। बेटा ये दोनों प्रश्न अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कैरी में। इन्होंने दोनों प्रश्न नू कर लिया जाए, भावें वर्किंग कैपिटल के संबंध में पूछा जाता है, भावें फिक्स कैपिटल के संबंध में पूछा जाता है। तो इतने आप क्या कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है। सब तो पहले आप जानिए फिक्स कैपिटल की होंगी है। बेटा फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होंगी है किसी भी संस्था की जी कि लॉन्ग टर्म के लिए दीर्घकाल लिए चाहिए है। ठीक है। 1 साल तो वध ਲਈ चाहिए, 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, सारी उम्र भी हो सकता है, 50 साल भी हो सकता है, 200 साल भी हो सकता है। तो ਜਿਹੜੀ भी कैपिटल लॉन्ग टर्म ਲਈ चाहिए, दीर्घकालन ਲਈ चाहिए, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ फिक्स्ड कैपिटल। ਇਹ कैपिटल क्यों चाहिए है? ताकि ਅਸੀਂ बिल्डिंग बना सकिए, भूमि खरीद सकिए, लैंड खरीद सकिए, मशीन खरीद सकिए, फर्नीचर खरीद सकिए, यानी ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ कर सकिए। समझे? इन्हों ब्लॉक्ड कैपिटल भी कहते हैं। ब्लॉक्ड कैपिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा आज जी मशीन ही खरीदी गई ना, जी लैंड खरीदी गई, जो आप प्लॉट खरीदे वो तो कुछ बनाते नहीं है, फैक्ट्री नहीं लाई, प्लॉट खरीद के सिट दिता, 1 करोड़ का प्लॉट खरीदा लैके सिट दिता, 5 साल बाद करांगे, 10 साल बाद करांगे। ठीक है। क्योंकि हर एक हाउस को पैसा हिसाब किताब का होंगे। ठीक है। तो वो कैपिटल की हो गई 1 करोड़ की हो गई, ब्लॉक की हो गई, तो इन ब्लॉक्ड कैपिटल भी कहते हैं। समझ आ रहा है? हुण किहड़े फैक्टर जिहड़े है वो स्थिर पूंजी नूं प्रभावित करते हैं। स्थिर पूंजी नूं प्रभावित करता है सब तो पहला नेचर ऑफ बिजनेस। असी बिजनेस किस टाइप का लगान जा रहे हैं। अगर असी ट्यूशन सेंटर खोलते हैं तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ कैपिटल की जरूरत है। 10 चेयरां लाइया, 1 पक्खा छड्डिया, 1 क्लासरूम ला लिया, असी बिजनेस सेंटर शुरू कर दिता। मगर स्कूल बनाना है, असी क्या स्कूल बनाना, असी पहली तो लैके 5वीं तक स्कूल बनाना है, या पहले तो लैके 10वीं तक बनाना है, या पहले तो लैके 12वीं तक बनाना है, या कॉलेज बनाना है, तो वो वास्ते की होएगा, ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पेगी। ये तुहानूं मोटा मोटा स्कूल का एग्जाम्पल इसलिए दे रही है कि तुम स्कूल तो बहुत नेड़े हो, ठीक है, जानू हो स्कूल तो। समझ आया? तो कहने का मतलब कैपिटल कितनी चाहिए है, एक कितने डिपेंड करता नेचर ऑफ बिजनेस ते। जे कोई घराना मैन्युफैक्चरिंग का काम करता, उत्पादन का काम करता, तो उन्होंने ज़्यादा कैपिटल की लोड़ पेगी। हाँ, मगर जे वो सेल और परचेज का काम करता, जो दुकान लाई है, तो उन्होंने घट कैपिटल की लोड़ पेगी। समझ? सैकेंड, स्केल ऑफ ऑपरेशन। जो माल तैयार होंगे उन्होंने माल बनाने 1 महीना लगता, 6 महीने लगता, 2 साल लगते कि 5 साल लगते। तो जिन्ना बड़ा पीरियड होएगा उन्नी ज़्यादा कैपिटल, और जिन्ना शॉर्ट पीरियड होएगा उन्नी घट कैपिटल की लोड़ पेगी। क्यों? क्यों भाई तुम अज एक चीज़ खरीदी है, 5 दिन बाद, महीने बाद बिक जाती है, तो तुहानूं उन्नी क्या आ गया, पैसा आ गया, तो तुम वो पैसा की कर सकते हो, नवे थैं ला सकते हो। मगर तुहानूं पता है वो पैसा तुहानूं जिहड़े अज तुसीं प्रोडक्शन की है, वो पैसा 5 साल बाद मिलना है। जिहड़ा कार है, एरोप्लेन है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बाद मिलेगा, तो वो की है ज़्यादा कैपिटल की लोड़ पेगी। क्योंकि कुछ माल तुसीं स्टोर करके रखना है, कुछ बनाने वास्ते लगाना पैसा, तो उत्थे ह्यूज कैपिटल की लोड़ पेगी। तीसरा, चॉइस ऑफ टेक्निक। जेड़ा काम तुसी कर रहे हो, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਆਫਸਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ, ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪੀਪਲਸ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿਊਜ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 10 ਲੇਬਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। फोर्थ सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन। कितना आधुनिकीकरण कर रहे हो, आधुनिकीकरण समझते हो, नए जमाने के हिसाब नाल तुसीं कितना चल रहे हो। जे नਵੇਂ जमाने के हिसाब नाल चल रहे हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।